द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्याविन और डूचिफी थंडरस्टॉर्म के फॉरबिडन एरिया में थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। एम्परर ली होंग कब्रिस्तान के बाहर अंधकार से ढका यू हुआन अचानक छिटक गया। उसकी आंखें सीधे कब्रिस्तान के भीतर मौजूद उस धुंधली आकृति पे टिक गई और उसके मुंह से अविश्वास से भरी आवाज निकली, ये एम्परर ली होंग है। धुंधली आकृति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, घोस्ट क्लैन के लोग, एक मामूली घोस्ट क्लैन भी मेरी टेरिटरी में घुसने की हिम्मत करता है। सच में बहुत बड़ा पागलपन है। उसके शब्द समाप्त होते ही पूरे पहाड़ी कब्रिस्तान की अनगिनत टॉम्ब स्टोन से मिस्टीरियस थंडर पावर फूटने लगी। देखते ही देखते वो थंडर एनर्जी आपस में इकट्ठा होके एक ऐसे ओवरलोड ऑरा में बदल गई जिसकी मौजूदगी ही हर किसी के दिल में डर भर देने के लिए काफी थी। बुरा हो गया, जल्दी पीछे हटो। ये सीन देखते ही टायरेनिकल नेचर वाला यू हुआन भी घबरा गया और अपने साथियों के साथ लगातार पीछे हटने लगा। ली मैंग, अचानक एम्परर ली होंग की गूंजती हुई आवाज पूरे आकाश में फैल गई। अगले ही पल अनगिनत थंडरबोल्ट्स चारों ओर मौजूद डार्क स्पेस पे टूट पड़े। हर दिशा में बिजली की गर्जना गूंज उठी और उसका भयानक प्रेशर किसी भी व्यक्ति की रूह कपा देने के लिए काफी था। यू हुआन और उसके दोनों साथी मूल रूप से एम्परर ली होंग की टॉम्ब में घुस के उसकी बच्ची कुच्ची पावर को पूरी तरह नष्ट करना चाहते थे ताकि उसके बाद फोर्जिंग स्वॉर्ड थंडर वैली के विरुद्ध संपूर्ण युद्ध शुरू किया जा सके। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एम्परर ली होंग ने मरने से पहले भी इतनी बड़ी तैयारी करके रखी होगी। अब वो तीनों स्पिरिट थंडर पावर से बचते हुए हर दिशा में भाग रहे थे और उनकी हालत बेहद दयनीय हो चुकी थी। धुंधली आकृति ने शांत आवाज में कहा, मेरी टॉम्ब के भीतर आ जाओ, मेरी पावर अब लिमिटेड है। उसकी आवाज में किसी प्रकार का अहंकार नहीं बल्कि एक अजीब सी कोमलता थी, चाहे वो स्याविन के लिए हो या डूचिफी के लिए। जी, दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। बाहर एक नजर डालकर सुनिश्चित किया कि फिलहाल यू हुआन और उसके साथी अंदर नहीं आ सकते। फिर वो थंडर पावर से घिरी उस पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ गए। पहाड़ी की चोटी का स्पेस हल्का सा डिस्टॉर्टेड था, मानो वहां किसी अत्यंत पावरफुल रेस्ट्रिक्शन का अस्तित्व हो। जैसे स्याविन और डूचिफी ने वहां कदम रखा, असंख्य बोन पियर्सिंग थंडर पावर उनकी बॉडीज पे लगातार प्रहार करने लगी। दोनों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। 2 स्टार डोजन पीक जैसी पावर होने के बावजूद इस लेवल का प्रेशर उनके लिए भी अत्यंत भारी था। तभी अगले ही पल उनकी बॉडीज से हल्की ग्रे थंडर पावर निकलने लगी। वो पावर किसी और की नहीं बल्कि थंडर लॉर्ड की थी। ग्रे थंडर पावर के शरीर को ढकते ही उन दोनों ने राहत की सांस ली और कुछ देर बाद उसी थंडर एनर्जी का आवरण में लिपटे हुए दोनों के शरीर अचानक गायब हो गए। जब उनकी आंखें दोबारा खुली तो उनके सामने पूरी तरह अलग दुनिया थी। चारों ओर से वह थंडर लगातार गरज रही थी। देखने में वो बेहद वॉयलेंट लग रही थी, लेकिन वास्तव में वही इस स्थान की गार्जियन थी। ये स्याविन की आंखें सिकुड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी अत्यंत पवित्र चीज की उपस्थिति महसूस कर ली हो। डूचिफी ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए शांत आवाज में कहा, यही एम्परर ली होंग का अंतिम विश्राम स्थल है। ये एक अत्यंत विशाल स्पेस था। पूरे स्थान पे किसी प्रकार की सजावट नहीं थी। बीचों बीच केवल एक विशाल बागवा फॉर्मेशन बना हुआ था और उसके बिल्कुल सेंटर में एक एंशिएंट ब्रोंज कॉफिन शांतिपूर्वक रखा था। अनगिनत वर्षों से वहीं स्थिर खड़ा हुआ ब्रोंज कॉफिन अपने भीतर से एक ऐसा भयानक ऑरा छोड़ रहा था जिसे महसूस करते ही किसी का भी दिल कांप जाए। स्याविन ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, क्या यही वो स्थान है जहां एम्परर ली होंग ने अंतिम सांस ली थी? डूचिफी ने सिर हिलाया, शायद यही है। बाहरी लोग केवल इतना जानते हैं कि थंडरस्टॉर्म के भीतर अनगिनत अपॉर्चुनिटीज छिपी हुई हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि थंडरस्टॉर्म वास्तव में हमारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के महान एक्सपर्ट्स का रेस्टिंग प्लेस है और उनमें सबसे महान नाम है एम्परर ली होंग। हमारी फोर्जिंग थंडर वैली में केवल मेरे पिता के पास ही एम्परर ली होंग की टॉम्ब में प्रवेश करने का तरीका है, इसलिए हमारा यहाँ आ पाना शायद केवल एक संयोग है। स्याविन ने उत्सुक होकर पूछा, तो आखिर एम्परर ली होंग इतने मिस्टीरियस क्यों माने जाते हैं? डूचिफी ने उत्तर दिया, एम्परर ली होंग इविल पावर को सील करने की असंख्य टेक्निक्स जानते थे। ऐसी भी कथा है कि उन्होंने थंडरस्टॉर्म के भीतर अपना इनहेरिटेंस और कई अनमोल ट्रेजर्स छोड़ रखे थे। यहाँ तक कि उनकी छोड़ी हुई पावर की मदद से बाद की पीढ़ियों ने कई बार एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन को दबाया था। उसने धीरे से स्याविन की ओर देखा। बस पता नहीं उनकी इनहेरिटेंस अब भी यहाँ मौजूद है या नहीं। उसकी निगाहों में साफ था कि यदि कोई उस इनहेरिटेंस का सबसे योग्य उत्तराधिकारी हो सकता है तो वो केवल स्याविन ही है। स्याविन मुस्कुराया, अगर ऐसा है तो देखते हैं कि इस जगह का असली रहस्य क्या है। लेकिन सावधान रहना, डूचिफी ने गंभीर आवाज में कहा, मेरी बॉडी में पहले से थंडर लॉर्ड की पावर मौजूद है, इसलिए चाहे यहाँ जो भी विरासत हो उसे मैं छू नहीं सकती। स्याविन ने बिना झिझक उत्तर दिया, तो फिर ये काम मैं करता हूँ।
उसने दोनों हाथ जोड़ के ब्रोंज कॉफिन की ओर झुकते हुए सम्मानपूर्वक कहा, सीनियर क्षमा कीजिएगा। इतना कह के वो धीरे धीरे बागुआ फॉर्मेशन की ओर बढ़ने लगा। पीछे खड़ी डू चिप भी उसे ध्यान से देखती रही। सावधान रहना, ये बागुआ फॉर्मेशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ठीक है, सियाबन ने सिर हिलाया। उसकी विशाल सोल पावर तुरंत एक्टिव हो गई और उसके चारों ओर कई लेयर्स वाली मजबूत प्रोटेक्शन तैयार हो गई। इसके बाद वो सावधानी से बागुआ फॉर्मेशन के किनारे पहुंचा और उसका निरीक्षण करने लगा। पूरा बागुआ फॉर्मेशन एक विशाल डिस्क जैसा था। पहले वो बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे सियाबन उसके पास पहुंचा, उसके ऊपर अनगिनत विचित्र लाइट लाइन चमकने लगी। सोल पावर से ध्यानपूर्वक देखने पे सियाबन को पता चला कि वो नॉर्मल लाइट रे नहीं थी, वो सभी अत्यंत प्योर थंडर पावर थी और उन थंडर करंट्स के भीतर असंख्य सूक्ष्म रून्स उकेरे हुए थे। वो रून्स मानो संसार के सबसे निष्ठावान गार्जियंस हों, जो अनंत काल से केवल उस ब्रोंज कॉफिन की रक्षा कर रहे थे। सेवन कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गया, इसे तोड़ूं कैसे। स्पष्ट था ये बागुआ फॉर्मेशन बलपूर्वक तोड़ने वाली चीज बिल्कुल नहीं थी। तभी उसके भीतर मौजूद सोलिटर मास्टर अचानक बोला, चानकुंग बागुआ, यिन यांग बोरोदा लो, मेरे लिए ब्रेक इट। उसके शब्द समाप्त होते सियाबन के शरीर से एक एंसेंट और मिस्टीरियस ऑरा निकलने लगा। अविश्वसनीय बात यह थी कि जो बागुआ फॉर्मेशन अभी तक अटूट प्रतीत हो रहा था, वो सोलिटर मास्टर का ऑरा महसूस करते ही ऐसे कांप उठा मानो किसी हाईएस्ट बीइंग के सामने झुक गया हो। अगले ही पल पूरा फॉर्मेशन खुद ही बिखर गया। सियाबन अवाक रह गया, इतनी आसानी से। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि सोलिटर मास्टर ने इतने भयानक फॉर्मेशन को एक ही पल में तोड़ दिया। लेकिन जब उसे सोलिटर मास्टर की रियल पहचान याद आई तो उसे इसमें अधिक आश्चर्य भी नहीं हुआ। अब उसकी नजर पूरी तरह उस ब्रोंज कॉफिन पे टिक चुकी थी। आखिर इसके भीतर है क्या? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और ब्रोंज कॉफिन के सामने पहुंच गया। ठीक उसी समय उसके भीतर से सोलिटर मास्टर की हल्की सी आवाज सुनाई दी, लगता है इस सीनियर की नई टेंस कोई हमसे पहले ही ले चुका है। सियाबन को सोलिटर मास्टर की बातें बिल्कुल सुनाई नहीं दी, लेकिन उसके दिल में मौजूद उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। उसकी नजरें पूरी तरह ब्रोंज कॉफिन पे टिकी थी। उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे, ये कहते हुए वो धीरे धीरे ब्रोंज कॉफिन की ओर बढ़ गया। पीछे खड़े डू चिपी अचानक हल्का सा भुएं सिकोड़ के बोली, अजीब बात है, इस ब्रोंज कॉफिन के अंदर मौजूद एनर्जी बेहद कमजोर महसूस हो रही है, या फिर क्या ये सिर्फ मेरा भ्रम है? क्योंकि डू चिपी के पास रिइंकार्नेशन की पावर थी, इसलिए उसकी पावर परसेप्शन नॉर्मल लोगों से कई गुना अधिक तीव्र थी। इसके अलावा एम्परर ली होंग खुद भी थंडर एट्रीब्यूट एक्सपर्ट थे। अगर इस कॉफिन के भीतर उनकी इनहेरिटेंस या कोई अत्यंत पावरफुल थंडर पावर होती तो वो निश्चित रूप से उसे महसूस कर लेती। लेकिन इस समय ब्रोंज कॉफिन के भीतर से किसी भी प्रकार की वॉयलेंट एनर्जी रिएक्शन नहीं दे रही थी। कुछ ही पल बाद सियाबन ब्रोंज कॉफिन के बिल्कुल पास पहुंच गया। उसी समय कॉफिन की सतह पे हल्की हल्की सिल्वर थंडर चमकने लगी। वो थंडर नॉर्मल नहीं थी। उसे देखते ही सियाबन की आंखें सिकुड़ गई। ये ब्रोंज कॉफिन कुछ अजीब है। उसने तुरंत कॉफिन खोलने की जल्दबाजी नहीं की। आखिर ये एम्परर ली होंग का अंतिम विश्राम स्थल था। कौन जानता था कि इसके अंदर कोई गार्जियन हो या फिर कोई और भयानक ट्रैप उसका इंतजार कर रहा हो। अचानक पूरे ब्रोंज कॉफिन से असंख्य सिल्वर थंडर्स फूट पड़े, मानो कॉफिन खुद अपनी रक्षा कर रहा हो। अगले ही पल वो थंडर बोल्ट्स सीधे सियाबन की ओर फूट पड़े। बुरा हो गया। ये सीन देखते ही सियाबन के चेहरे का रंग बदल गया। बिना एक पल गवाए वो पीछे हटने लगा, क्योंकि ये थंडर पावर उसकी वर्तमान पावर से कई गुना अधिक भयानक थी। वो उसका सामना करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं था। उसी समय डू चिपी के शरीर से अचानक ग्रे थंडर निकल के बाहर आई। जैसे ही ग्रे थंडर ने सिल्वर थंडर को छुआ, पूरी सिल्वर थंडर पल भर में दब गई, इतनी आसानी से कि मानो दोनों के बीच की पावर का अंतर जमीन और आकाश जितना हो। ये आखिर था क्या? सियाबन ने राहत की सांस लेते हुए कहा। उसकी आवाज में स्पष्ट डर था। उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि ब्रोंज कॉफिन के भीतर अवश्य ही कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। डू चिपी कुछ देर तक कॉफिन को ध्यान से देखती रही। फिर उसने धीरे से कहा, ऐसा लगता है एम्परर ली होंग की इनहेरिटेंस कोई पहले ही ले जा चुका है, लेकिन अंदर शायद अभी भी कुछ ट्रेजर्स मौजूद हों। इनहेरिटेंस पहले ही ले ली गई। सियाबन की भुएं तुरंत सिकुड़ गई। ये सुन के उसका चेहरा गंभीर हो गया। आखिर 5 स्टार डोवजन लेवल के ग्रेट एक्सपर्ट की इनहेरिटेंस यदि उसे मिल जाती तो उसकी स्ट्रेंथ में होने वाली वृद्धि की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब सुनने में आ रहा था कि वो इनहेरिटेंस पहले ही किसी और को मिल चुकी है।
स्वाभाविक रूप से उसके मन में निराशा की लहर दौड़ गई। कुछ देर तक ध्यान से देखने के बाद डू चीफी की आंखें अचानक फैल गई। उसने सीधे ब्रोंज स्कॉर्पियन की ओर इशारा किया। ये एक एम्प्टी टॉम्ब है। एम्प्टी टॉम्ब? सेवन भी चौंक गया। अगले ही पल डू चीफी ने अपनी निगाहें ब्रोंज स्कॉर्पियन पर जमा दी। उसके शरीर से एक पावरफुल ऑरा निकल के सीधे कॉर्पियन की ओर बढ़ा। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, एम्परर ली होंग, बाहर आइए। उसके इंट्यूशन और रीइंकार्नेशन की अनुभूति दोनों से बता रही थी कि ऐसा करना बिल्कुल सही है। क्या सचमुच ये पॉसिबल है? सेवन ने सिर उठा के धीरे से कहा। यह स्थान थंडर टॉम्ब का सबसे बड़ा फॉरबिडन एरिया था। ये उनके पूरे कंपटीशन की आखिरी उम्मीद भी था। अगर डू चीफी की बात गलत निकली तो शायद सब कुछ नष्ट हो जाता, लेकिन उसने उस पर पूरा भरोसा किया, इसलिए उसने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। हे लिटिल डॉल, तुम्हारी क्षमता सचमुच कमाल की है, लेकिन तुम्हारे शरीर से मुझे एक बहुत परिचित ऑरा महसूस हो रहा है। इतना कहते ही ब्रोंज स्कॉर्पियन की सतह से धीरे धीरे सिल्वर थंडर अलग होने लगी। वो थंडर हवा में इकट्ठा हुई और धीरे धीरे एक ओल्ड मैन की आकृति में बदल गई। वो आकृति बागुआ फॉर्मेशन के बाहर शांतिपूर्वक खड़ी थी। एम्परर ली होंग की रेमनेंट सोल। सेवन तुरंत समझ गया। उसने स्पष्ट महसूस किया कि उसके सामने खड़े बूढ़े के शरीर में थंडर पावर कितनी प्रचंड थी। तभी उसे समझ आया कि कब्रिस्तान के बाहर दिखाई देने वाली आकृति केवल एक एनर्जी बॉडी थी, जबकि उसके सामने खड़ी यह आकृति वास्तव में एम्परर ली होंग की रियल रेमनेंट सोल थी। सीनियर, सेवन ने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया, लेकिन जब से एम्परर ली होंग प्रकट हुए थे, डू चीफी लगातार भौहें सिकोड़ के उन्हें देख रही थी। उसकी भौहों के बीच मौजूद रीइंकार्नेशन पैटर्न से एंसेंट और मिस्टीरियस ऑरा धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। अचानक एम्परर ली होंग की आंखें फैल गई। उनकी आवाज कांप उठी। ये थंडर लॉर्ड की रीइंकार्नेशन! अगले ही पल वो भावुक होकर हंस पड़े। विश्वास नहीं होता, हजारों वर्षों बाद मैं ली होंग फिर से थंडर लॉर्ड की रीइंकार्नेशन को अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। उसकी हंसी पूरे थंडर टॉम्ब में गूंज उठी। डू चीफी भी रीइंकार्नेशन के प्रोसेस से कुछ पुरानी यादें महसूस करने लगी। उसे याद आया, थंडर लॉर्ड पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के थंडर एट्रीब्यूट एक्सपर्ट्स में हाईएस्ट पीक के एक्सपर्ट्स में से एक थी। एम्परर ली होंग जैसे अनेक थंडर एक्सपर्ट्स, यहाँ तक कि उनसे भी अधिक पावरफुल एक्सपर्ट्स, सभी ने कभी न कभी थंडर लॉर्ड का मार्गदर्शन और कृपा प्राप्त की थी। उनके लिए थंडर लॉर्ड किसी भगवान से कम नहीं थी, इसलिए वो उनका अत्यंत सम्मान करते थे। साफ था, शुरुआत में एम्परर ली होंग की स्ट्रेंथ नॉर्मल थी, लेकिन ली लॉर्ड द्वारा दिया गया अवसर ही उन्हें आज इस ऊंचाई तक लेके आया था। कुछ देर बाद एम्परर ली होंग ने डू चीफी को ध्यान से देखा, फिर बोले, तुम्हारी बॉडी में सिर्फ थंडर लॉर्ड की रीइंकार्नेशन ही नहीं, बल्कि कुछ और रेयर चीजें भी हैं, जैसे ब्लड लाइन। उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा, बताओ डू तियान होंग से तुम्हारा क्या संबंध है? डू चीफी पहले ही कुछ समझ चुकी थी। अब जब एम्परर ली होंग ने खुद पूछा तो उसने बिना झिझक उत्तर दिया, वो मेरे पिता हैं। आखिर वो भी जानना चाहती थी कि एम्परर ली होंग की इनहेरिटेंस उसके पिता तक कैसे पहुंची। एम्परर ली होंग मुस्कुराए, डू तियान होंग मेरा डिसाइपल है। जब मैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन की बर्निंग सोल क्लैन दोबारा गंभीर रूप से घायल होके उनका पीछा झेल रहा था, तब मेरी मुलाकात थंडर वैली में उससे हुई। मैंने अपनी पूरी इनहेरिटेंस उसे सौंप दी और उसने मेरे लिए बर्निंग क्लैन के सभी मेंबर्स का सफाया कर दिया। इसके बाद वो मुझे थंडर टॉम्ब तक लेके आया ताकि मेरी अंतिम पावर यहाँ पे सुरक्षित रह सके। ये पूरी कहानी सुनने के बाद डू चीफी के मन की सारी शंकाएं दूर हो गई। अब उसे समझ आ गया था कि उसके पिता को एम्परर ली होंग की विरासत कैसे प्राप्त हुई थी। कुछ देर बाद उसने मेन विषय पर आते हुए कहा, सीनियर, दरअसल हम इस बार यहाँ एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। एम्परर ली होंग मुस्कुरा दिए, अभी भी मुझे सीनियर कहोगी? डू चीफी हल्के से मुस्कुराई, फिर सम्मान पूर्वक बोली, मास्टर। एम्परर ली होंग ने संतोष से सिर हिलाया, मैं तुम्हारे आने का उद्देश्य जानता हूँ, और अभी जो ऑरा मैंने महसूस किया उसके अनुसार इस बार तुम्हारे विरोधी घोस्ट रेस के 3 4-स्टार डोवजन एक्सपर्ट्स हैं। उन्होंने आगे कहा, घोस्ट सोल क्लैन और बर्निंग सोल क्लैन हालांकि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन के लो लेवल के क्लैंस हैं, लेकिन दोनों के संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। इस दिन का आना तय ही था। उन्होंने सेवन और डू चीफी की ओर देखते हुए कहा, तुम दोनों अभी केवल 2-स्टार डोवजन पीक हो, लेकिन उनका सामना करना इम्पॉसिबल भी नहीं है। फिर उन्होंने मुस्कुरा के पूछा, क्या तुम जानते हो उस समय थंडर लॉर्ड ने मुझे
कौन सी अपॉर्चुनिटी दी थी। उनकी आवाज गर्व से भर उठी। अगले ही पल पूरे थंडर टॉम्ब में गूंजती हुई डिवाइन आवाज फैल गई, लेडी सेप्टर। जैसे ये नाम गूंजा, पूरे टॉम्ब यहाँ तक कि बाहर मौजूद पूरी सिमेट्री में भी एक सुप्रीम एम्परर जैसा ऑरा फैल गया। मां थंडर का किंग खुद प्रकट हो गया हो। अगले ही पल ब्रोंज कॉफिन के सामने मौजूद हर चीज उस यूनिक किंगली प्रेशर के आगे खुद घुटनों के बल झुक गई। इस समय थंडर टॉम्ब के कोर एरिया में चारों ओर अनथीन अंधकार फैला हुआ था। अंधकार से घिरे उस सिमेट्री के भीतर हर टॉम्ब स्टोन से गहरे रंग की सैकड़ों फीट ऊंची थंडर पावर लगातार बाहर निकल रही थी। वो सभी थंडर करंट्स एक ही दिशा में बढ़ते हुए एम्परर ली होंग के ब्रोंज कॉफिन के ऊपर इकट्ठा होने लगी। धीरे धीरे वो थंडर पावर्स आपस में मिलके एक अत्यंत मिस्टीरियस और उत्कृष्ट वेपन का आकार लेने लगी। ये सीन देख के डू चीफी और सियावियन दोनों की भौहें सिकुड़ गई। स्पष्ट था इस लेवल की एनर्जी फ्लक्चुएशन ये साबित करने के लिए काफी थी कि थंडर बीम के भीतर मौजूद वस्तु बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। उधर डार्क स्पेस के बाहर खड़ा यूहवान भी ये सीन देख के चौंक गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये आखिर है क्या? उसकी सहज प्रवृत्ति उसे बता रही थी कि उस थंडर बीम के भीतर एक ऐसी विनाशकारी पावर छिपी हुई है जो अत्यंत भयानक है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन में रहते हुए बहुत कम चीजें थी जो उसे ऐसा डर महसूस करा सकती थी। तब उसके पास खड़े यूजुन की आंखें अचानक फैल गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ये तो लेडी सेप्टर है क्या? हुजवान भी दंग रह गया। लेकिन क्या ये वेपन एम्परर ली होंग की मौत के साथ ही गायब नहीं हो गया था? फिर ये अब भी कैसे मौजूद है? उसके मन में अविश्वास की लहर दौड़ गई। आखिर लेडी सेप्टर वही फेमस इमॉर्टल वेपन था जो जीवन भर एम्परर ली होंग के साथ रहा था। उधर टॉम के भीतर डू चीफी की सुंदर आंखें हल्के से चमकी। फिर उसने धीरे से कहा, लेडी सेप्टर एम्परर ली होंग का सबसे फेमस वेपन और एक 6th ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट। 6th ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट? ये सुनते ही सियावियन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे पता था इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स कुल 1st ग्रेड से लेकर 9th ग्रेड तक विभाजित होते हैं। उनका लेवल 1 स्टार डोवजान से लेके 9 स्टार डोवजान तक की स्ट्रेंथ का अनुरूप होता है। जितना हाई ग्रेड उतनी ही भयानक उसकी पावर। और एक 6th ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट ठीक 5 स्टार डोवजन एक्सपर्ट के लिए उपयुक्त वेपन था। ऐसे वेपन के साथ एम्परर ली होंग इस पूरे घोस्ट स्काई में लगभग अजय माने जाते थे। एम्परर ली होंग ने संतुष्ट मुस्कान के साथ उस सिल्वर सेप्टर को देखते हुए कहा, यही वो अपॉर्चुनिटी है जो मुझे उस समय थंडर लॉर्ड ने दी थी। फ्यूचर में शायद ये तुम्हारे लिए अधिक उपयोगी ना रहे, लेकिन इस समय थंडर टॉम्ब की मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए ये पूरी तरह पर्याप्त है। धीरे धीरे लेडी सेप्टर सबके सामने पूरी तरह प्रकट हो गया। वो लगभग एक आर्म जितना मोटा चमकदार सिल्वर सेप्टर था। उसके चारों ओर अत्यंत भयानक थंडर पावर लगातार घूम रही थी। यदि कोई थंडर एट्रीब्यूट एक्सपर्ट ना हो तो वह शायद उसके पावर को छू भी ना सके। इतना ही नहीं, उसका निर्माण जिस मटेरियल से हुआ था वो भी अत्यंत रेयर था। यहाँ तक कि विनाशकारी अटैक भी उसे आसानी से नष्ट नहीं कर सकते थे। डू चीफी ये देख के थोड़ा झिझक गई। उसने मानो से स्वीकार करने से इनकार करना चाहा। आखिर एम्परर ली होंग उसके पिता के मास्टर थे और पॉसिबल था कि फ्यूचर में ये वेपन उसके पिता का हो जाता। तभी एम्परर ली होंग की धुंधली आकृति मुस्कुराई, ये थंडर लॉर्ड की चीज है, इसे स्वीकार कर लो। जी। कुछ पल संघर्ष करने के बाद डू चीफी ने आखिरकार लेडी सेप्टर को अपने हाथों में पकड़ लिया। जैसे ही उसने सेप्टर को अपने कंट्रोल में लिया, लेडी सेप्टर से अनगिनत सिल्वर थंडर वेव्स निकलने लगी। वो सभी थंडर करंट्स सीधे डू चीफी की बॉडी में समाने लगी। एम्परर ली होंग की धुंधली आकृति धीरे धीरे और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती जा रही थी। उनकी आंखों में संतोष झलक रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, थंडर लॉर्ड, अगली बार जब आप और आपके रीइंकार्नेटर पूरी तरह जागेंगे तो कृपया इस संसार की रक्षा कीजिएगा। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। उनकी बात समाप्त होते ही ब्रोंज कॉफिन अचानक असंख्य थंडर पावर में बदल के बिखर गया। अगले ही पल सैकड़ों फीट विशाल सिल्वर थंडर पूरे स्पेस में फैल गई। धीरे धीरे वो थंडर पावर पूरी तरह डू चीफी को अपने भीतर लपेटने लगी। इसी पल लेडी सेप्टर और डू चीफी के बीच सूक्ष्म संबंध बनने लगे। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के साथ फ्यूजन करने लगे। हालांकि डू चीफी की वर्तमान स्ट्रेंथ अधिक नहीं थी, लेकिन उसके पास रीइंकार्नेशन भी थी। और
अब एक 6th ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट भी। इन दोनों में से केवल एक भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन से रियल युद्ध करने की योग्यता देता था। उधर डार्क स्पेस के बाहर यू जुन का चेहरा अचानक बदल गया। उसने तुरंत चिल्ला के कहा, नहीं, वो लेडी सेप्टर की पावर को एब्जॉर्ब कर रही है। यदि उसने पूरी तरह 6th ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट पर अधिकार कर लिया तो हमारी इस पूरी योजना का अंत यहीं हो जाएगा। यह सुनते ही तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर बिना किसी झिझक के उनके शरीरों से चमकदार इविल ऑरा फूट पड़ा। तीनों ने एक साथ सिमेट्री पर भयानक अटैक कर दिया। अब एम्परर ली होंग की पावर समाप्त हो चुकी थी, इसलिए सिमेट्री का स्पेस भी उन तीनों 4-स्टार डोवजन एक्सपर्ट्स के लगातार हमलों से बुरी तरह कांपने लगा। उनके टूटने के संकेत साफ दिखाई देने लगे। स्पष्ट था वो अधिक देर तक टिक नहीं पाएगा। उसी समय सियावन आगे बढ़ा। उसने मुस्कुरा के कहा, उन्हें मैं रोकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ टाइम खरीद सकता हूँ, इस बार सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। इतना कह के वो अचानक सिमेट्री से बाहर निकल गया। अगले ही पल वो सीधे डार्क स्पेस में तीनों दुश्मनों के सामने पहुंच गया। ये देख के तीनों के चेहरे पे क्रोध छा गया। मौत बुला रहा है। उन्होंने एक साथ गर्जना की और तीनों का भयानक अटैक सीधे सियावन की ओर बढ़ गया। 3 4-स्टार डोवजन एक्सपर्ट्स का कंबाइंड अटैक एक 2-स्टार डोवजन पीक के लिए पूर्ण विनाश के समान था। कितनी भयानक पावर है। सियावन ने ठंडी सांस भरी। वो तुरंत अपनी बॉडी की सभी होली फ्लेम्स को एक्टिवेट करने ही वाला था कि अचानक उसकी बॉडी के भीतर से एक मिस्टीरियस पावर खुद बाहर आने लगी। अगले ही पल सियावन के पूरे शरीर के चारों ओर डेंस और मिस्टीरियस घोस्ट ऑरा फैल गया। जैसे ही तीनों का अटैक उस घोस्ट ऑरा से टकराया, वो पल भर में भाप बन के गायब हो गया, मानो वो अटैक कभी हुआ ही नहीं था। घोस्ट ऑरा, ये कैसे पॉसिबल है? ये सीन देख के तीनों पूरी तरह शॉक्ड रह गए। आखिर हालांकि ये केवल उनका नॉर्मल अटैक था, लेकिन 3 4-स्टार डोवजन एक्सपर्ट्स का नॉर्मल अटैक भी आसानी से किसी 2-स्टार डोवजन को मारने के लिए पर्याप्त था। फिर सियावन ने उसे बिना किसी प्रयास के कैसे रोक लिया? तभी सोलिटर मास्टर की गंभीर आवाज सियावन के मन में गूंज उठी। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन के भीतर भी स्ट्रेंथ का स्पष्ट विभाजन होता है। उनकी असंख्य रेसेस और विशाल टेरिटरी मुख्य रूप से 5 लेवल्स में बांटी जाती हैं। अर्थ, हेवन, वनरेबल, एम्परर और किंग। सबसे नीचे अर्थ और हेवन लेवल के एक्सपर्ट्स होते हैं। इनकी स्ट्रेंथ लगभग डोवजियन से नीचे होती है। उनके ऊपर वनरेबल लेवल आता है। इनकी स्ट्रेंथ 1-स्टार डोवजियन से लेके 4-स्टार डोवजियन तक होती है और इनकी रेसेस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन के मिड लेवल की मानी जाती हैं। उसके ऊपर एम्परर लेवल एक्सपर्ट्स आते हैं। इनकी स्ट्रेंथ 5-स्टार डोवजियन से भी ऊपर होती है। ये पावरफुल रेसेस के एक्चुअल रूलर होते हैं। और सबसे ऊपर आता है किंग लेवल। पूरे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन में ऐसे एक्सपर्ट्स अत्यंत कम हैं। वही पूरे इविल क्लैन के रियल लीडर्स हैं। उनकी स्ट्रेंथ 7-स्टार डोवजियन से भी ऊपर होती है। उनकी रेसेस पूरे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन की सबसे पावरफुल रेसेस होती हैं और यही पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड के असली दुश्मन हैं। सोलिटर मास्टर की बात सुन के सियावन ने हल्का सा सिर हिलाया। उसे समझ आने लगा कि सामने खड़े तीनों की वास्तविक पहचान क्या थी। तभी सोलिटर मास्टर की मिस्टीरियस आवाज फिर गूंजी, तुम्हारे सामने 2 वनरेबल लेवल एक्सपर्ट्स हैं और एक हाफ एम्परर। यूजुन और हुआनचुन दोनों 4-स्टार डोवजन होने के कारण रियल वनरेबल लेवल एक्सपर्ट्स थे, जबकि यूहुआन हालांकि उसकी स्ट्रेंथ भी 4-स्टार डोवजन पीक थी, लेकिन वो अधिकतम एक हाफ एम्परर के लेवल तक ही पहुंच पाया था। लेकिन सियावन के लिए 2 वनरेबल्स और एक हाफ एम्परर, ये विशाल ग्रुप अभी भी पूर्ण विनाश करने के लिए पर्याप्त था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।